हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है जल के स्रोत एवं उपयोग तथा शुद्धिकरण, जिसमें पिछली जो वीडियोस थी उनमें हमने बात किया था जल प्राप्ति के स्रोत के बारे में कि जल किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, जिनमें हम नदियों के बारे में बात कर चुके थे। अब आज हम अन्य स्रोतों के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, अगला स्रोत है तालाब। तालाब में भी जल एकत्रित कर लिया जाता है। पथरीली भूमि जहाँ होती है बच्चों, वहाँ पे कुआं खोदना कठिन होता है, इसलिए वहाँ पर तालाबों के पानी का ही सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है और ऐसे स्थानों पर जलापूर्ति का एकमात्र साधन तालाब ही होते हैं। दूसरा स्रोत है झीलें। बच्चों, झीलें दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक और दूसरी कृत्रिम। प्राकृतिक झील एक विशाल निचले भूभाग पर बनी होती है, जहां वर्षा का जल एकत्रित होता रहता है। यदि यह क्षेत्र साफ होता है तो इस जल का उपयोग हम पीने तथा भोजन के बनाने के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों कृत्रिम झील। कृत्रिम झील बांधों द्वारा बनाई जाती है। आवश्यकता अनुसार मैदानी भागों में पानी को एकत्र करने से बड़ी बड़ी झीलें बनाई जाती हैं। जहां ऐसी निचली भूमि हो जो 2 अथवा 3 तरफ पहाड़ियों से घिरी हो, वहां बांध बनाकर वर्षा का जल एकत्र होने दिया जाता है और कृत्रिम जल का उपयोग बिजली के उत्पादन तथा सिंचाई के लिए भी किया जाता है। अगला स्रोत है बच्चों झरने। झरने, जिन्हें आप वाटरफॉल्स कहते हो ना, झरने जल प्राप्ति का प्राकृतिक साधन है। झरनों में अंतःस्थलीय जल पृथ्वी की ऊपरी सतह को फोड़कर बाहर आने लगता है, तब झरनों तथा स्रोतों का रूप धारण कर लेता है। कुछ झरनों का जल बहुत ही स्वास्थ्य वर्धक होता है। अगला स्रोत है बच्चों कुएं। कुओं के बारे में आप जानते हो, गांव और छोटे शहरों में कुओं का जल प्रायः देखा जाता है। कुएं का जल घरेलू कार्य और कहीं कहीं सिंचाई कार्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कुएं बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, उथले कुएं और गहरे कुएं। उथले कुएं प्रथम अप्रवेश्य जल स्तर तक खोदकर बनाए जाते हैं। इनकी गहराई लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। कभी कभी तो 5 मीटर खोदने पर ही पानी प्राप्त हो जाता है। इनका जल प्रायः कठोर होता है, किंतु पीने में स्वादिष्ट होता है। गहरे कुएं, ये कुएं काफी गहरे होते हैं और इन कुओं की गहराई 10 से 100 मीटर तक होती है। गहरे कुओं में जल पृथ्वी की कई परतों के अंदर चला जाता है। यह कुआं उथले कुएं की अपेक्षा अधिक साफ होता है। कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। बच्चों, अगला है स्रोत। वर्षा का जल पृथ्वी पर आकर पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है। यह जल पृथ्वी की कई परतों में विद्यमान रहता है। पृथ्वी के अंदर जल का दबाव बढ़ जाने पर यह सतह टूटकर वहीं फूट पड़ते हैं। पृथ्वी पर जल स्वयं निकल पड़ने को ही स्रोत कहा जाता है। स्रोत निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला धरातलीय स्रोत, यानी ये स्रोत अधिकतर धरातल स्तर के होते हैं। ये स्रोत पृथ्वी के अप्रवेश्य स्तर के ऊपरी भाग पर फूटते हैं और ये प्रायः गर्मियों में सूख जाते हैं। दूसरा निरंतर स्रोत, ये स्रोत पृथ्वी की कई तहों को फाड़कर गहराई से फूटते हैं और लगातार बहते रहते हैं, ये सूखते नहीं। तीसरा है उष्ण स्रोत।
ऐसे स्रोत प्रायः ज्वालामुखी फूटने वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। अगला है गंधक का लवणीय स्रोत। इन स्रोतों का जल त्वचा रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इन स्रोतों के जल में गंधक या लवण मिले रहते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। बच्चों, ये रहे आपके जल के स्रोत, यानी किन किन स्रोतों से जल की प्राप्ति होती है। बच्चों, अब आपने जाना कि जल के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। अब हम आगे ये जानेंगे कि अगर जल अशुद्ध है तो जल को शुद्ध करने की कौन कौन सी विधियां हैं। बच्चों, जल जो हम प्रयोग करते हैं, अगर हम अशुद्ध जल का प्रयोग करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो जल शुद्ध करने की 3 प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि भौतिक विधि, दूसरी विधि रासायनिक विधि, तीसरी विधि यांत्रिक विधि। तो बच्चों, सबसे पहले भौतिक विधि पे आते हैं। भौतिक विधि के अंतर्गत जो विधियां आती हैं उनमें 3 विधि है। पहला उबालना। बच्चों, जल को शुद्ध करने का सबसे उत्तम तथा सरल विधि जल को उबालना है। उबालने से जल के कीटाणु मर जाते हैं और हानिकारक गैसें भी निकल जाती हैं तथा खनिज लवण तली में बैठ जाते हैं। जल को उबालने से जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है, जिससे इसका स्वाद फीका हो जाता है। यदि इस पानी को थोड़ी देर खुली हवा में रख दें तो इसका स्वाद अच्छा हो जाता है। दूसरी भौतिक विधि है आसवन। बच्चों, आसवन विधि द्वारा सिद्ध किया गया जल पूर्ण रूप से रोगाणु मुक्त होता है, जिसे आप डिस्टिल्ड वाटर कहते हो ना, वही इस विधि से तैयार होता है। इस विधि में पानी को उबालकर उसकी भाप को ठंडा किया जाता है और यह भाप जब ठंडी हो जाती है तो जल में बदल जाती है। ये जो विधि है, इस विधि को संघनन विधि भी कहा जाता है। अगला भौतिक विधि है अल्ट्रावायलेट तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा। बच्चों, इस विधि में जल को शुद्ध करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों को जल पर प्रवाहित किया जाता है। यह विधि काफी महंगी होती है और ये विधि रोगों के रोगाणुओं को मार देती है और जल शुद्ध हो जाता है। बच्चों, ये तो रही पूरी भौतिक विधि। अब दूसरी विधि है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि के अंतर्गत कुछ रासायनिक पदार्थों को इस्तेमाल कर जल को शुद्ध किया जाता है। बच्चों, ये जो रासायनिक विधि है, इसे 2 तरह से प्रयोग किया जाता है। पहली विधि में क्या होता है, अवक्षेपकों का प्रयोग किया जाता है, दूसरे में जीवाणु नाशक का। पहला अवक्षेपक क्या है, निर्मली। बच्चों, ये निर्मली जो होता है एक वृक्ष का फल होता है। इस फल को किसी बड़े बर्तन की तली में चारों तरफ अच्छी तरह रगड़ दिया जाता है। अशुद्ध जल को इस बर्तन में भरकर रख दिया जाता है और ऐसा करने पर जो अशुद्धियां होती हैं वो तली में बैठ जाती हैं। दूसरा अवक्षेपक क्या होता है, फिटकरी। सबके घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है फिटकरी। इसमें क्या किया जाता है कि लगभग 10 लीटर पानी में 1 ग्राम फिटकरी डालने से जल की सभी अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं और ऊपर का शुद्ध पानी निथार कर प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा है जीवाणुनाशक। बच्चों, जब जल को जीवाणु रहित करने के लिए जीवाणुनाशक पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो वो जो होता है वो क्या कहलाता है, जीवाणुनाशक पदार्थों का प्रयोग कहलाता है।
इनमें सबसे पहले आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। 2000 भाग अशुद्ध पानी में अगर 1 भाग आयोडीन की मात्रा प्रयोग की जाती है तो इससे जल के स्वाद में परिवर्तन भले ही हो जाए, किंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जल उत्तम होता है। दूसरा, क्लोरीन। क्लोरीन एक गंध युक्त पदार्थ है। लगभग 10 लाख भाग जल को शुद्ध करने के लिए 1 भाग क्लोरीन डाला जाता है। अगला है तूतिया। बड़े पैमाने पर जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 2 लाख भाग जल में तथा 1 भाग तूतिया डालकर शुद्ध किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग बच्चों मैंने पहले भी बताया, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए, कुएं, तालाब, इन जलों को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 200 गैलन जल में 1 ग्राम की अनुपात डालना चाहिए। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। इसकी बहुत कम मात्रा ही जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है। और अगली विधि है बच्चों यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि का मतलब होता है कि जब हम जल को शुद्ध करने के लिए किसी यंत्र की सहायता लेते हैं तो वह विधि यांत्रिक विधि कहलाती है। बच्चों, यांत्रिक विधि के अंतर्गत आजकल आप जानते हो हम लोग जगह जगह आरओ मशीन का प्रयोग करते हैं। आरओ मशीन क्या करती है, अशुद्धियों और खनिज लवण की जो अधिकता होती है उसको क्या करती है, ठीक करके जो अशुद्धियाँ और खनिज लवण की मात्रा ज़्यादा होती है उसको कम कर देती है। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, तो इस विधि से भी जल शुद्ध होती है। दूसरी है फिल्टर द्वारा छानना। फिल्टर द्वारा छानने में क्या होता है बच्चों, अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए बाजार में कई प्रकार के फिल्टर आते हैं जिनमें पोर्सिलीन के बेलनाकार छन्ने लगे होते हैं। इन छन्नों द्वारा अशुद्ध जल को शुद्ध कर लिया जाता है। अगला है बच्चों एक बहुत पुराने समय में इस्तेमाल होती थी घरेलू विधि, जिसमें 4 घड़े लेते थे और 4 घड़ों में पहले घड़े में जो पानी हमें शुद्ध करना है वो पानी, दूसरे घड़े में कोयला और मोटी बालू, तीसरे घड़े में महीन बालू और बजरी डाल देते थे और जब ये तीनों घड़ों से पानी होकर चौथे घड़े में एकत्रित होता था तो वह शुद्ध जल के रूप में एकत्रित होता था। इसके अलावा बच्चों पास्चर चैम्बरलैंड फिल्टर होता है और वर्कफील्ड फिल्टर होता है। तो बच्चों ये हुई जल शोधन की विधियाँ।